हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो प्रेशर चल रहा था, हम लोग दाब पढ़ रहे थे और दाब का ही एक पॉइंट जो अंतिम पॉइंट है, लास्ट वीडियो है और यह इसके बाद जो है यहाँ से प्रेशर एंड हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं क्या है गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, है ना। क्या है गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, है ना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ठीक है, गलनांक तथा क्वथनांक पर जो दाब का इफेक्ट क्या पड़ता है, या किसी भी जो पदार्थ का गलनांक होता है जो उसका क्वथनांक होता है, उस पर प्रेशर का क्या रोल है, प्रेशर से क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी पदार्थ के मेल्टिंग पॉइंट पर या उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। तो आज हम लोग इस चीज को पढ़ने वाले हैं और हमारी 100% गारंटी है अगर आप इस पूरी वीडियो देखते हैं इस चीज का, तो आज के बाद जीवन में फिर कभी आपको ना तो मेल्टिंग पॉइंट में प्रॉब्लम होगा और ना ही बॉइलिंग पॉइंट में, और ना ही प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी चीज के बॉइलिंग पॉइंट और किसी के मेल्टिंग पॉइंट पर, इस चीज पर। तो इस बात का दावा हमारा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। पहला क्या है, तो देखिए अगर बात कर रहे हैं गलनांक पर और क्वथनांक पर, है ना, मेल्टिंग पॉइंट पर और बॉइलिंग पॉइंट पर। अगर मेल्टिंग पॉइंट, सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, फिर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की भी बात करेंगे। तो पहले मेल्टिंग पॉइंट को पढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है या मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट को पढ़ते हैं, पहले गलनांक बिंदु को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, वह तापमान, है ना, वह टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। तो समझ में आ गई, यह क्या है, एक टेम्परेचर है और यह मेल्टिंग पॉइंट या फिर गलनांक बिंदु वह तापमान है जिस पर क्या होता है, कोई भी ठोस पिघलकर द्रव की अवस्था में आ जाता है। कोई भी ठोस है वह जिस तापमान पर पिघलकर लिक्विड की अवस्था में आएगा उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गलनांक बिंदु। कोई गलन बिंदु और कोई बोलता है मेल्टिंग पॉइंट। तो ये तीनों एक ही चीज है। तो सबसे पहले क्या समझना होगा कि टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर कोई भी ठोस द्रव, कोई भी ठोस पदार्थ, है ना, जिस पर कोई भी ठोस पिघल करके वह द्रव अवस्था में आ जाता है, वह क्या कहलाता है, वह टेम्परेचर उस ठोस के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। यह ठोस का होता है, स्वाभाविक बात है, यह ठोस पर ही अप्लाई होता है। जब भी मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वह ठोस पर ही होगा, है ना। और बॉइलिंग पॉइंट किस पर होता है, लिक्विड पर। तो अभी बॉइलिंग पॉइंट की भी बारी आएगी, उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दो पॉइंट कि वह तापमान, एक वह टेम्परेचर है जिस पर कि कोई भी पदार्थ जो है अपने ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में पिघलना स्टार्ट करता है, उसका हम लोग मेल्टिंग पॉइंट या फिर उसका गलन बिंदु या गलनांक बिंदु कहते हैं, ठीक है। और यह ठोस का होता है। यह बात तो ठीक हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। यहां पर है गलनांक बिंदु पर प्रभाव, है ना, गलनांक बिंदु पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट अर्थात गलनांक बिंदु पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक में आपने यह तो समझ लिया कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है या फिर गलन बिंदु क्या है, गलनांक बिंदु क्या है, यह तो आपने समझ लिया कि वह तापमान जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ याद रखेगा, कोई भी ठोस पदार्थ मेल्ट होकर के जब वह लिक्विड में आ जाए, द्रव अवस्था में आ जाए, तो उस तापमान को, जिस पर भी वह ठोस से लिक्विड में हुआ है, उस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं, उसको मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु कहते हैं। यह तो क्लियर हो गया। अब जो बारी है, तो गलनांक बिंदु पर प्रभाव क्या पड़ता है, इफेक्ट ऑन मेल्टिंग पॉइंट, मतलब प्रेशर का जो है गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए इसमें जो है समझने के लिए हमने दो केस बनाया है, केस 1 और केस 2। तो केस 1 भी ठोस पदार्थ है और केस 2 भी ठोस पदार्थ है। यह इसलिए केस 1 और केस 2 करना पड़ा क्योंकि जो ठोस पदार्थ है मित्र, वह बहुत प्रकार का होता है। तो हमने ठोस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, सिर्फ किसको समझने के लिए, गलनांक बिंदु को समझने के लिए। तो इस पर जो है दाब के इफेक्ट को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहां पर एक वह ठोस होगा जो पिघलने पर जिसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। इस जो केस फर्स्ट में हम उस ठोस की बात करेंगे जिसको कि मेल्ट करने के बाद उसका वॉल्यूम जो है वह इंक्रीज करता है अर्थात बढ़ जाता है। और केस 2 जो आप देख रहे हैं, केस 2 में उस ठोस का बात करेंगे जिसका वॉल्यूम जो है मेल्ट करने पर घट जाता है, प्रेशर करने पर घट जाता है, अर्थात कि वह ठोस पिघलने पर जिसका आयतन घट जाता है। तो यहां पर दो बात हुआ, एक जो है पिघलने पर, एक वह ठोस हुआ पिघलने पर जिसका आयतन बढ़ता है। पहली बात तो यह जान लीजिए कि जब भी गलनांक बिंदु होगा तो वह एक ठोस का होगा, क्योंकि ठोस जिस टेम्परेचर पर पिघल के द्रव्य बनता है उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, गलनांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब यहां समझने के लिए ठोस को दो भाग में बांटे। कुछ ठोस है जो पिघलने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, और ठोस में ही कुछ ऐसा ठोस है जिसको पिघलाने के बाद क्या होता है, उसका आयतन घट जाता है। तो दोनों का कैरेक्टर अलग अलग है और दोनों पर प्रेशर का जो इफेक्ट है वह अलग अलग है। तो इसको समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि उस ठोस को, दोनों को, कि जिसका पिघलने पर आयतन बढ़ता है
और जिसका पिघलने पर आयतन घटता है। तो पहला केस जो हमने लिया उसमें उस ठोस पदार्थ को लिया है ना, वह ठोस जो पिघलने पर आयतन बढ़ता है, तो हम लोग इसकी बात करेंगे। तो पिघलने पर आयतन जिसका बढ़ता है पहले उसकी बात करेंगे, और केस 2 में उसकी बात करेंगे जिसका पिघलने पर क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है, अर्थात वॉल्यूम घटता है। तो पिघलने पर जिसका आयतन बढ़ता है उसमें कौन कौन है, मोम है, बेंजीन है और नेफ्थलीन है ना। मोम, बेंजीन, नेफ्थलीन ये सब जो है पिघलने पर क्या होता है, इसका आयतन बढ़ जाता है, लोहा वगैरह भी आएगा। और जो इसमें देखिए, इसमें वह है जो पिघलने पर इसका आयतन घटता है, जैसे बर्फ और रबड़ है ना। बर्फ और रबड़ यह भी दो ऐसा ठोस है, अगर इसको आप इसको मेल्ट कीजिएगा तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो है घट जाता है, जितना आयतन छेका हुआ उससे और कम हो जाएगा। और ये सब जो है मोम, बेंजीन, नेफ्थलीन ये इतना सा में है, तो इसको जब आप ये कीजिएगा अधिकतर ठोस पिघलने, इसको पिघलाइएगा तो इसका आयतन बड़ा हो जाएगा। तो ये सब आएगा मोम, बेंजीन और नेफ्थलीन। और इसमें कौन कौन आ रहा है आपका, रबर और बर्फ। तो दोनों पर प्रेशर का अलग अलग इफेक्ट है, उसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, अधिकतर ठोस है ना, अधिकतर ठोस का पिघलने पर आयतन बढ़ता है। ऐसे मैक्सिमम जो ठोस है वह मैक्सिमम का ऐसा होता है कि मेल्ट होने के बाद क्या होती है, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज करती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो वह कह रहा है कि अधिकतर ठोस का पिघलने पर आयतन बढ़ता है, जिसमें कि जैसे मोम है, बेंजीन है, नेफ्थलीन है आदि है। तो इन सब में मतलब वैसे ठोस जिसका पिघलने पर आयतन बढ़ता है उस पर देखिए क्या होता है, उसका गलनांक बिंदु है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है ना। उस ठोस का बात किया जो कि पिघलने पर बढ़ जाता है, उसके बारे में बात कर रहा है कि वह उस पर जो प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा वह क्या पड़ेगा कि गलनांक बिंदु जो होगा उसके दाब का अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। प्रेशर को घटाएंगे है ना, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मतलब क्या, दाब बढ़ाइएगा तो गलनांक बिंदु भी बढ़ेगा, दाब घटाइएगा तो गलनांक बिंदु भी घटेगा। मतलब अनुक्रमानुपाती है, मतलब कि जो इसके साथ कीजिएगा वही इसके साथ होगा। अगर यदि वैसा ठोस पदार्थ जिसका पिघलने पर आयतन बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए मोम की बात करते हैं, तो मोम पर अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो मोम का गलनांक बिंदु भी बढ़ जाएगा। मोम पर अगर प्रेशर कम करेंगे तो गलनांक बिंदु भी कम होगा, अर्थात दोनों एक दूसरे का क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसमें जो है मेल्टिंग पॉइंट और जो उसका प्रेशर है दोनों अनुक्रमानुपाती होता है। अगर दाब को बढ़ाते जाएंगे तो मोम का गलनांक बिंदु भी बढ़ता जाएगा, दाब को घटाते जाएंगे तो मोम का गलनांक बिंदु भी घटता जाएगा। जैसे मान लीजिए यह कोई मोम है, यह मोम कोई जल रहा है, ठीक है ना, प्रकाशवान कोई मोम है। अगर यदि हम इस पर टेम्परेचर को इस पर हम प्रेशर को बढ़ाते जाएं तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, दाब बढ़ेगा तो इसका गलनांक बिंदु भी बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो गलनांक बिंदु भी बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और अगर इस पर प्रेशर कम करते जाएं तो क्या होगा, इसका गलनांक बिंदु भी घटता जाएगा। तो यह याद रखना है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसको पिघलाने पर आयतन बढ़ता है उस पर अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा है ना, और अगर उसका प्रेशर घटाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी घटेगा। तो यह हुई उन ठोसों की बात जिसका कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, जिसका कि ये उसको पिघलाने पर उसका आयतन बढ़ता है, उसके लिए ये केस है। आगे देखिए, जैसे अब यह तो हो गया कि अगर प्रेशर गलनांक बिंदु को बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ेगा, या दाब बढ़ाएंगे तो चूंकि अनुक्रमानुपाती है तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है, हो गया। मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इसमें आपको ये बात याद रखना है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसको पिघलाने पर उसका आयतन बढ़ता है उसके लिए है कि उसमें अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, प्रेशर को घटाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी घटेगा, और ऐसे ठोस की संख्या ज़्यादा है। मैक्सिमम ठोस ऐसा है जिसका कि अगर आप दाब बढ़ाइएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। मतलब इस कैटेगरी का है कि उसको पिघलाने पर उसका आयतन बढ़ता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें साफ साफ बात है कि वैसा ठोस को दो पार्ट में बांट दिया। कुछ ठोस ऐसा है जिसको कि पिघलाने के बाद उसका आयतन बढ़ता है, तो उस पर क्या असर पड़ेगा प्रेशर का, कि जब उस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और अगर उसका प्रेशर घटाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी घटेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें इसी में एक एग्जाम्पल है, जैसे लोहा 1000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। मान लीजिए कहीं आयरन है, लोहा है जो 1000 डिग्री सेल्सियस पिघलता है। इसको जल्दी पिघलाने के लिए हम चाहते हैं जल्दी पिघले, इसके लिए इसका गलनांक कम करना होगा। इसका गलनांक क्या होगा, कम करना होगा। जैसे मान लीजिए यह लोहा है और यह 1000 डिग्री सेल्सियस पर जो है पिघल रहा था, हमको इसको जल्दी पिघलाना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसका जो ये है ना, इसका गलनांक कम करना होगा। साथ ही
इसका दाब भी कम करना होगा। यह तो आप समझ ही रहे हैं कि गलनांक इसमें ऐसे ठोस में जिसको कि पिघलाने का उसका आयतन बढ़ता हो, तो लोहा भी उसी में आता है। तो वैसे ठोस में जब आपको जल्दी पिघलाना हो या पिघलाने के लिए जब उसका गलनांक कम करना होगा, तो साथ ही क्या होगा, उसका प्रेशर भी कम करना होगा। तो वही कह रहा है गलनांक कम करना होगा, साथ ही इसका दाब भी कम करना होगा। इसलिए कम प्रेशर पर लोहा जल्दी पिघलता है ना। कम प्रेशर पर लोहा जल्दी पिघलता है। लोहा पर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वह जल्दी पिघलेगा नहीं, क्योंकि प्रेशर क्या है, उसके गलनांक बिंदु के समानुपाती है। प्रेशर अगर बढ़ेगा तो गलनांक बिंदु बढ़ जाएगा, और गलनांक बिंदु बढ़ेगा तो वह जल्दी मेल्ट नहीं होगा। तो देखिए 1000 पर तो जल्दी मेल्ट, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है आपका जो 10 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रहा है, ठीक है, और कोई चीज़ है जो 5 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रहा है, तो कौन जल्दी मेल्ट होगा, तो मतलब 5 वाला जल्दी मेल्ट होगा। यह 10 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तब मेल्ट होगा, और यह 5 से ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार यह जो 1000 पर लोहा मेल्ट हो रहा था, अर्थात पिघल रहा था, उसको हम लोग क्या होगा, अगर उसको जल्दी पिघलाना है तो इसका मेल्टिंग मान लीजिए हम इसको 500 कर देते हैं, तो 500 पर क्या होगा, लोहा और जल्दी पिघलेगा। तो वही हो गया क्या कि जैसे लोहा 1000 डिग्री सेल्सियस पिघलता है, इसको जल्दी पिघलाने के लिए इसका गलनांक को कम करना होगा, साथ ही इसका दाब भी कम करना होगा। अरे गलनांक जब कम होगा, समझ लीजिए, जब गलनांक बिंदु कम होगा तो दाब स्वतः कम होगा, क्योंकि यह क्या है, दोनों प्रोपोर्शनल होता है। किसमें, उन ठोस के लिए जिसका कि पिघलाने पर आयतन बढ़ता है। तो सबसे मेन चीज इसमें जो सेंटेंस है याद रखने वाला ये कि वह ठोस जिसको पिघलाने पर आयतन बढ़ता हो, उसमें प्रेशर का इफेक्ट यह पड़ेगा कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक बिंदु भी बढ़ेगा, और प्रेशर घटाएंगे तो उसका गलनांक बिंदु भी घटेगा। अर्थात प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो यह था उन सभी ठोसों के लिए। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या है मित्र, वह ठोस है ना जिसे पिघलाने पर जिसका आयतन घटता है। अब यह उस ठोस की बात करता है जिसको जब हम मेल्ट करते हैं तो क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम है वह घट जाता है। अर्थात पिघलने के बाद बढ़ेगा नहीं, उसका जब पिघलाएंगे तो उसका आयतन और कम हो जाएगा। तो उसके लिए अलग, उसके साथ प्रेशर का अलग कंडीशन है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए वह ठोस पिघलने पर जिसका आयतन घटता है, इस वैसे ठोस जिसको कि पिघलाने पर उसका आयतन कम हो जाता है, उसके लिए देखिए प्रेशर का रोल क्या है कि जब गलनांक बिंदु का वह क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, है ना। गलनांक बिंदु इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर का मतलब क्या, अगर आप गलनांक बिंदु को बढ़ाइएगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर को बढ़ाइएगा तो गलनांक बिंदु घटेगा, है ना। मतलब यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, और अगर मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। मतलब यह क्या है, दाब, यह गलनांक बिंदु जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गलनांक बिंदु क्या होता है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती। तो सीधा याद रखना है कि वैसा ठोस जिसको पिघलाने के बाद उसका आयतन कम जाता हो, उन ठोसों के साथ जो प्रेशर का संबंध होगा वह इस प्रकार होगा कि वह उसका जो गलनांक बिंदु होगा वह दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात अगर दाब को बढ़ाएंगे तो गलनांक बिंदु घटेगा, और अगर दाब को घटाएंगे तो गलनांक बिंदु बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर गलनांक बिंदु है और यह क्या है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। इसमें अगर यदि आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, स्वाभाविक बात है, अगर आप इसको बढ़ा देते हैं तो यह कम होगा, और इसको घटा देते हैं तो यह ज़्यादा होगा। मतलब क्या, गलनांक बिंदु दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देखिए इसका दाब बढ़ाने पर गलनांक बिंदु घटता है। यह तो आप देख ही रहे हैं कि जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो गलनांक बिंदु घट रहा है, और जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है, और प्रेशर को घटाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, मतलब उल्टा है। तो अब देखिए बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। सभी जानते हैं बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, मेल्ट होता है, पिघलता है। पर अगर इसको जल्दी पिघलाना हो, जल्दी मेल्ट करना हो, तो प्रेशर बढ़ाना होगा। क्या करना होगा आपको, प्रेशर बढ़ा देना होगा। जल्दी पिघलाना है तो प्रेशर बढ़ाना, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम करना है तो प्रेशर को ज़्यादा करना होगा। जल्दी पिघलाने का अर्थ क्या है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट को आप जो है कम कीजिए। मेल्टिंग पॉइंट जो 1000 था उसको 5 कीजिए। यह अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो इसको माइनस में कीजिए। तो वही बात कर रहा है कि प्रेशर बढ़ाना होगा। जितना प्रेशर बढ़ेगा गलनांक बिंदु है ना, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही घटेगा। जितना ज़्यादा प्रेशर को इंक्रीज कीजिएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। तो यह किसके लिए है, रबर और बर्फ के लिए। किसके लिए मित्र, तो यह स्पेशल केस है रबर के लिए और बर्फ के लिए। रबर और बर्फ ही दो ऐसा है जिसमें कि अगर यदि आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, और प्रेशर को घटाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मतलब कि बर्फ एक ऐसा ठोस है
बर्फ और कौन है ना, बर्फ और रबर एक ऐसा बर्फ और रबर एक ऐसा ठोस है जिस पर कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, है ना मित्र, अगर हम लोग इसमें प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, और अगर प्रेशर को घटा देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। रबर में और बर्फ में ऐसा केस होगा, जबकि लोहा सब में ऐसा नहीं है। लोहा सब कैसा ठोस का उदाहरण है कि जो पिघलने पर आयतन बढ़ता है, तो जिसका पिघलने पर आयतन बढ़ता है वो सीधा बात है, वो क्या होता है आपका, वह जो प्रेशर है, वह जो दाब है, वह गलनांक बिंदु के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात प्रेशर बढ़ाइएगा तो उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, प्रेशर घटाइएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी गलनांक बिंदु भी घट जाएगा। लेकिन रबर और ठोस, जो ठोस का ऐसा केस है कि वह ठोस का ये वाला केस है जिसमें क्या होता है कि ठोस को अगर पिघलाइएगा तो उसका आयतन घट जाता है। तो उन सब के केस में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर का। अर्थात कि यदि आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, और प्रेशर को घटाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसका एग्जाम्पल हो गया बर्फ और रबर। वही कहा कि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, पर अगर इसको जल्दी पिघलाना है तो प्रेशर बढ़ाना होगा। बर्फ पर प्रेशर डालेंगे तो वो क्या होगा, जल्दी पिघलेगा। अर्थात प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा तो जल्दी पिघलेगा। मेल्टिंग पॉइंट जितना कम होगा वो उतना जल्दी पिघलेगा। यहाँ देखिए लोहा को भी हमको पिघलाना था, 1000 से 500 पुराना था, तो हमको क्या करना पड़ा, इसका गलनांक कम करना पड़ा। तो ये यहाँ पर गलनांक कम करना पड़ा, ये दूसरा केस था। और यहाँ जो बर्फ वाला है, यहाँ पर आपको प्रेशर बढ़ाना होगा। यहाँ पर प्रेशर कम हो रहा था लोहा में, है ना, दाब भी कम करना होगा। अर्थात है कि साथ ही जब इसका आप गलनांक कम करते हैं, साथ ही इसका दाब भी कम करना होगा। इस वाले में दाब भी कम करना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर प्रेशर बढ़ाना होगा, जितना प्रेशर बढ़ेगा गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट उतना ही घटेगा। तो मित्र यह जो है हम लोग क्या देख रहे थे, यह देख रहे थे गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। तो गलनांक तो हम लोगों ने देख लिया, अब बारी है क्वथनांक की, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट की। अब बारी है बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है मित्र। अब पढ़ेंगे हम लोग क्वथनांक पर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है ना, क्वथनांक बिंदु पर प्रभाव। अभी तक हम लोग यहाँ गलनांक बिंदु पढ़ रहे थे, अब क्वथनांक बिंदु। तो क्वथनांक बिंदु पर प्रभाव अर्थात इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑन प्रेशर। तो प्रेशर द्वारा इस पर क्वथनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या होता है, क्वथनांक बिंदु पहले कहते कि इस बात को समझिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना। क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो वह तापमान, यह एक टेम्परेचर है, वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है ना, जिस पर कोई द्रव्य क्या होता है, उबलने लगता है। अर्थात वह रखा हुआ है और उस पर कुछ ऐसा टेम्परेचर देते हैं जिसके बाद वह उबलना स्टार्ट करता है। तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव्य उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्वथनांक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, या फिर बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर कोई चीज़ बॉयल होना स्टार्ट हो जाए उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, अर्थात क्वथनांक कहते हैं। और यह है ना, यह द्रवों का होता है, अर्थात यह लिक्विड मेटर के लिए होता है, आपका किसी भी ठोस पदार्थ में यह लागू नहीं होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जब भी होगा तो किसी लिक्विड का ही, क्योंकि बॉयल करना है तो ठोस बॉयल तो होगा नहीं, तो क्या होगा, ठोस पहले मेल्ट होकर लिक्विड बनता है, लिक्विड के बाद वो गैस बनता है। तो यहाँ बात जब भी लागू होगी, क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट जब भी होगा तो ये किसका होगा, लिक्विड का होगा। तो क्या कह रहा है कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव्य उबलना स्टार्ट करता है, जहाँ से उबलना, जैसे पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ से वह उबलना स्टार्ट करता है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, है ना, उसे क्वथनांक कहते हैं। तो अब देखिए क्वथनांक पर जो प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है वो इस प्रकार है कि क्वथनांक जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का, है ना। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अर्थात क्या है कि क्वथनांक बिंदु जो है जो दाब का सीधा समानुपाती होता है। अर्थात अगर यदि आप क्वथनांक बिंदु बढ़ाना है तो आपको प्रेशर बढ़ाना होगा, और प्रेशर अगर बढ़ेगा तो क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा। मतलब क्या, दाब को अगर बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा, है ना। दाब को घटाएंगे तो क्वथनांक बिंदु घटेगा। प्रेशर को आप डिक्रीज कीजिएगा तो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, और अगर प्रेशर को इंक्रीज कीजिएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, है ना। ये सभी द्रवों के लिए होता है, दुनिया में जितना भी लिक्विड है ये सब के लिए होता है। देखिए वो तो मेल्टिंग पॉइंट था जिसमें हमने ठोस को 2 केस में पढ़े थे, केस 1 और केस 2 में, लेकिन यह बॉइलिंग पॉइंट है और यह सिर्फ लिक्विड में लागू होता है और दुनिया के सारे लिक्विड में लागू होता है। इसमें कोई केस नहीं है कि कोई ऐसा लिक्विड जो फैलने पर उसका आयतन बढ़ता है घटता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह लिक्विड के लिए है, दुनिया में जो भी लिक्विड है सबके ऊपर यह बॉइलिंग पॉइंट लागू होता है कि जब उस पर दाब हम बढ़ाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, दाब घटाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है। क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो देखिए
अब देखिए यह हो गया कि क्वथनांक बिंदु जो है दाब के समानुपाती होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, प्रेशर के समानुपाती। तो ये देख लिए हम लोग। अब देखिए वाटर को जल्दी उबालना है। मान लीजिए पानी है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, या मान लीजिए यहाँ पर वाटर है, यह क्या होता है 100 डिग्री पर बर्फ बनना, सॉरी इस जो है उबलना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो अब क्या करें, वाटर को जल्दी उबालना है। कोई भी पात्र में मान लीजिए यहाँ पर पानी है और इस पानी को हमको जल्दी उबालना है। यहाँ हमने बर्नर लगा दिया है कोई ऐसा जिससे गैस के थ्रू ये आग लग रही है। तो अब यह जो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब पहुँचेगा तब क्या होगी, इससे जो है ऐसे ऐसे करके वाष्प जो है उड़ना शुरू होगा, ऊपर निकलना शुरू होगा, वाष्पित होना शुरू होगा पानी। तो अब कह रहा है कि अगर इसको जल्दी वाष्पित करना है तो मान लीजिए यहाँ से जो हमने यहाँ जो बर्नर है इसको जो हमने तेज किया यहाँ से, तो यह 100 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, तब फिर जो है आपका वो वहाँ से वाष्पित होना शुरू होगा। तो हमको इसको जल्दी उबालना है, इसलिए क्वथनांक बिंदु कम करना होगा। तो जल्दी उबालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वथनांक बिंदु को कम करना होगा, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट को कम करना होगा। जो 100 डिग्री बॉइलिंग था इसको कम करके क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हम इसको कम करके 40 कर दिए या 50 कर दिए या 55 कर दिए या 60 कर दिए, तो ये जो 60 हो गया तो यह क्या हो गया, क्वथनांक बिंदु कम करना होगा। इसके लिए प्रेशर भी कम करना होगा। मतलब क्या, अगर यदि क्वथनांक मेल्टिंग पॉइंट को कम करना है तो प्रेशर को भी कम करना होगा, है ना। मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट को कम, प्रेशर जब कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। कहने का तात्पर्य यही है कि वाटर को जल्दी उबालना है, इसलिए क्वथनांक बिंदु कम करना होगा। इसके लिए प्रेशर भी क्या होगा, कम करना होगा, प्रेशर को भी कम करना होगा। अगर प्रेशर कम कीजिएगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, प्रेशर ज़्यादा कीजिएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। यह किसके लिए था, यह था क्वथनांक बिंदु पर प्रभाव, है ना, कि किसी भी द्रव्य के क्वथनांक पर दाब का इफेक्ट क्या पड़ता है। यही हम लोगों का टॉपिक था, है ना। इसके पहले पढ़ा कि किसी भी क्वथनांक के पिघल जो मेल्टिंग पॉइंट है उस पर दाब का क्या असर पड़ता है, और अब पढ़ रहे हैं कि कोई भी लिक्विड, किसी भी ठोस के मेल्टिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ता है, और अब पढ़ रहे हैं किसी भी लिक्विड के, है ना, किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर से क्या असर पड़ता है। तो अगर प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, और प्रेशर को अगर कम कर दिया जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। अब देखिए यह तो हो गया किसका बात, आपका बॉइलिंग पॉइंट का बात। अब जो है हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों को एक साथ देखेंगे, है ना। एक तरफ जो भी बचा खुचा क्वेश्चन होगा आपका, अगर उसको देखेंगे तो हमको उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से इसका नॉलेज आ जाएगा। एक तरफ जो है बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं और एक तरफ मेल्टिंग पॉइंट लिखते हैं, और फिर दोनों में डिस्कस करते हैं दोनों का क्या क्या, दोनों पर प्रेशर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम लोग ठोस, है ना, अब हम लोग गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक पर प्रेशर का जो इफेक्ट पड़ता है उसके अनुसार दोनों को डिवाइड किए हैं। एक तरफ आपका गलनांक है मित्र और एक तरफ क्वथनांक बिंदु है। यहाँ गलनांक बिंदु है और यहाँ क्वथनांक बिंदु है, दोनों में क्या डिफरेंस है गलनांक बिंदु में और क्वथनांक बिंदु में, इसको हम लोग देखेंगे और यहीं पर यह टॉपिक एंड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है पहला पॉइंट। तो पहले गलनांक को डिवाइड ये करते हैं, पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर इसको करते हैं और दोनों का जो है अलग अलग देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है। तो वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव्य बनता है ना, जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव्य बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। तो ठोस पिघल कर द्रव्य बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, गलनांक, है ना, अर्थात ठोस गल के लिक्विड हो गया। और देखिए बॉइलिंग में क्या है, वह तापमान जिस पर कोई द्रव्य, है ना, उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं, है ना। द्रव्य उबलने लगता है अर्थात उबल करके गैस बन जाता है, तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव्य उबलने लगता है वह बॉइलिंग पॉइंट है, और वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है वह उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो जब जिस टेम्परेचर पर ठोस पिघल जाएगा वह उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, और जिस टेम्परेचर पर, है ना, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगेगा वह उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगला देखिए कि गलनांक बिंदु ठोसों का होता है। गलनांक बिंदु किसका होता है, ठोसों का। ठोस जो होता है, जो ठोस है उसका क्या होता है, गलनांक पॉइंट होता है, और जो क्वथनांक होता है वो सदैव द्रव्य का होता है। तो क्वथनांक द्रव्य का होता है, अर्थात द्रव्य से जो गैस बनने की प्रवृत्ति है, जिस टेम्परेचर पर वह लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है वह बॉइलिंग पॉइंट है। और गलनांक बिंदु क्या है, जो ठोस का होता है। तो यह ध्यान रखना है जब भी आपका बात करेगा मेल्टिंग पॉइंट का, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, सॉलिड का होता है, अर्थात ठोस का होता है। और जो क्वथनांक, जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये किसका होता है, ये सदैव लिक्विड का होता है। किसका होता है, लिक्विड का, द्रव का होता है ना। द्रव का होगा तो क्वथनांक, और ठोस में वही चीज है तो यह किसका हो जाएगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट का, अर्थात तो ये हो जाएगा गलनांक बिंदु का। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर है, अब तीसरा पॉइंट जो है, गलनांक ठोस पदार्थ के कणों के बीच के
आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है, और क्वथनांक जो है द्रव पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। यह दोनों पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट है यही मेन पॉइंट है, इसको समझिए। पहले क्या कर रहा है कि गलनांक जो है ये ठोस पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य, कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य का अर्थ क्या होता है। अगर मान लीजिए लोहा है, कोई ठोस लोहा है ना, ये लोहा है, तो इसके बीच जो कणों की सघनता ज़्यादा है इसलिए ये ज़्यादा मजबूत है। तो वो कह रहा है कि जो गलनांक बिंदु है, जो ठोस पदार्थ के कण, है, ये जो छोटे छोटे जो कण से मिलकर के जो कोई ठोस पदार्थ बने हैं, जो भी सॉलिड इन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, तो यह कणों के बीच का जो आकर्षण सामर्थ्य को दर्शाता है, आकर्षण सामर्थ्य को दर्शाता है। यही आकर्षण, इसी कणों के आकर्षण को तोड़कर ही वह लिक्विड बनता है। कोई भी जो आपका सॉलिड है, कोई भी जो ठोस है, उसके ये अंदर के जो कण टूटते हैं, तो ये कण टूट करके जो अलग होता है, तब वह सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर कहना है कि गलनांक ठोस पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। कौन? गलनांक, है ना। तो आकर्षण बल के सामर्थ्य, अब उनके बीच का आकर्षण जितना हार्ड होगा, है ना, इन जो मान लीजिए ये लोहा का कण है, ये हम लोग बना रहे हैं कि ये आयरन का कोई कण है जो मिल करके इसका निर्माण किया है, तो अब इसके कणों के आकर्षण के सामर्थ्य को दर्शाता है कौन? तो यह दर्शाता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए, जिसके बीच जितना ही ज़्यादा कण का ये होगा, उसकी जो है सामर्थ्य उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना, और उसका तो उसी के अनुसार उसका क्या होगा, गलनांक बिंदु भी होगा किसी भी ठोस का। तो ये छोटा छोटा कण है जो किसका है, लोहे के बीच का कण है, मान लीजिए ये कण है। तो अब इन जैसे एक कण ये हुआ और एक कण ये हुआ, तो दोनों के बीच का जो आकर्षण है, दोनों के बीच का जो आकर्षण का सामर्थ्य को दर्शाता है कौन? तो यह दर्शाता है गलनांक। और जो क्वथनांक है यह द्रव्य पदार्थ के, है ना, द्रव्य पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। यह लिक्विड के थोड़ा थोड़ा दूर, है ना, क्या होता है, सॉलिड के जो अणु होते हैं, परमाणु, वो बहुत करीब होते हैं, और लिक्विड के थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं, और जो गैस के होते हैं वो और भी दूर दूर होते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिफिनेशन तो आप जानते ही होंगे। तो यह मान लीजिए लिक्विड का है, तो लिक्विड का ये मान लीजिए इसे छोटा छोटा जो है अणु है, तो यह कोई लिक्विड का है, और यह जो है आपका ठोस का है। तो यह इसके द्रव्य, इसके जो अणु हैं थोड़ा हटे दूर दूर होते हैं, और इसके बहुत करीब होते हैं, इसलिए इसको तोड़ना आसान नहीं होता। और ये क्या है, तो आराम से पानी वगैरह को ये, तो क्या कर रहा है, क्वथनांक जो है यह द्रव्य पदार्थ के कणों के बीच, जैसे ये एक कण ये है और ये एक कण है, दोनों कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को, यह द्रव्य के कणों के आकर्षण बल को दर्शाता है कौन? क्वथनांक। और यह ठोस के कणों के बीच के सामर्थ्य के, कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है कौन? तो यह गलनांक बिंदु। तो मूल डिफिनेशन जो है क्वथनांक का और गलनांक का, मेल्टिंग पॉइंट का और बॉइलिंग पॉइंट का, यही है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है यह ठोस के कणों के बीच के आकर्षण सामर्थ्य को दिखाता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है यह क्या करता है, यह द्रव पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दिखाता है। अब जितना ज़्यादा सामर्थ्य रहेगा उसके अनुसार उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट तय होगा। जितना सामर्थ्य ज़्यादा होगा ठोस का, उसके कणों के बीच के आकर्षण बल का सामर्थ्य जितना ज़्यादा होगा, उसके अनुसार उसका गलनांक बिंदु डिफाइन होगा। अलग अलग होगा, अलग अलग ठोस के लिए और अलग अलग गैस के लिए। तो मित्र, यहीं तक आज की टॉपिक जो गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव था, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा। हमको लगता नहीं है कि आपको अब इसमें कई दिक्कत होगी। हमको लगता है कि आपने लगभग जो इसमें है सारा क्वेश्चन आपका, जो अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी और आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो मित्र, वही बात है, हमने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, आप भी निभाएं। अगर वीडियो देखते हैं तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, और अगर अपना कोई है तो सजेस्ट थोड़ा सा कर दीजिए कि अगर पढ़ने लायक है तो थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, और अगर घर में एक दो फ़ोन है तो सब्सक्राइब भी मेरा चैनल कर दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत के बावजूद भी कोई खास रंग नहीं ला पा रहा है। लेकिन हाँ, हम विश्वास है कि आज नहीं तो कल जरूर ही होगा। खैर, कोई बात नहीं है। तो फिर ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।